नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस मास्टर पर और एक नया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं। तो एक नई सीरीज हमने यहां पर स्टार्ट करी है। इसके पार्ट नंबर 3 तक डिस्कशन मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर प्रोवाइड कर दिया है और ये जो सेशन हमारा होने वाला है ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें में हम मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा उसमें हम मध्य प्रदेश का गठन किस तरीके से यहाँ पर हुआ, स्वतंत्रता के पूर्वक क्या क्या जो पूर्व यहाँ पर जो जो चीजें थी उनके बारे में जानेंगे, है ना। और इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो यहाँ पर रूपरेखा है वो किस तरीके से परिवर्तित हुई है ना। उन सब चीजों के बारे में इस सेशन में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर इससे पहले के 3 पार्ट जो मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, आप उतने अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने डिस्कस करी है, जिसके ऊपर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर सबसे पहले मध्य प्रदेश के गठन से पहले, है ना, कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। उसके बाद फिर हम एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया था कि मध्य प्रदेश जो है वो एक क्या है, एक भू आविष्ठित राज्य है। ठीक है, मतलब जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट। ठीक है, मतलब इसका कहीं पर भी अगर आप देखोगे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो कहीं से भी इसका सी के साथ कोई कांटेक्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक भू अवस्थित जो राज्य है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज अगर हम ये देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, मतलब जो आपको ये वर्तमान रूप यहाँ पर देखने को मिलता है ना, इसमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी। तो वर्तमान स्वरूप ऐसा नहीं था कि जैसे पहले भी इसी तरीके से था और आज भी इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब चीजें नहीं थी, इसमें बहुत सारी चीजें चेंज होती रही हैं समय समय के साथ, जिसके बाद आज के टाइम पीरियड पर जो ये वर्तमान स्वरूप हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अगर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व, है ना, मतलब जो इंडिपेंडेंस हमको मिली वो कब मिली भाई, वो 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व के बारे में यहाँ पर बात करें कि जब इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी उससे पहले क्या था, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश जो राज्य है, जो आज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो 1 नवंबर 1956 को यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ था, इसका कोई अस्तित्व नहीं था। स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश जैसी कोई चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उस टाइम पीरियड पर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है, ये नाम का एक जो यहाँ पर क्षेत्र था वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ये जो चीज थी ये आपको स्वतंत्रता से पूर्वक जो है ये आपको देखने को मिलती थी। ठीक है, जिसकी सीमाएं आप ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश की सीमाएं हैं, ठीक है, इसकी सीमाएं भी यहाँ पर क्या है, ये बिल्कुल भिन्न थी। मैं भी आपको मैप दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर डेवलप हो जाएगी। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले मध्य प्रदेश जैसा कोई यहाँ पर क्षेत्र नहीं था। उस टाइम पीरियड पर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नाम का एक यहाँ पर रीजन था, जिसकी सीमाएं या जिसकी जो बाउंड्री थी, जो आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, इससे पूर्णतः आपको भिन्न देखने को मिलेगी। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, जब ब्रिटिश कार यहाँ पर था, उस टाइम पीरियड पर जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर था, ये क्या था, ये आपको एक डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता था। मतलब आज के टाइम पीरियड का जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उस तरीके का मध्य प्रदेश उस टाइम पीरियड पर नहीं था। ये आप यहाँ पर एक मेन पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर किसका, मध्य प्रदेश का एक बहुत ही अलग स्वरूप उस टाइम पर देखने को मिला। उस टाइम पीरियड पर जो पूरा का पूरा आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश है, उसको हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से यहाँ पर जानते थे। ठीक है, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर धीरे धीरे समय के साथ यहाँ पर परिवर्तन किए गए, समय के साथ जो बाउंड्रीज हैं वो सब चीजें यहाँ पर चेंज हुई। ये एक मेन पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर अब मैं आपको मैप दिखाऊं कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पर जो मध्य प्रदेश का पूरा स्वरूप था वो किस तरीके का था, तो उसमें आपको कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही, जो इस मैप में है। इस मैप में भी कुछ चीजें मुझे ऐड करनी पड़ेंगी, तब ये पूरा का पूरा जो काम है वो यहाँ पर आपको समझ में आने वाला है कि उस टाइम पीरियड पर जो स्ट्रक्चर था वो किस तरीके का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं, उसमें मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा ब्रिटिश भारत, ठीक है, जहां पर ब्रिटिशर्स का जो था वो डायरेक्टली कंट्रोल था, एक वो वाला पर्टिकुलर रीजन था, और एक जो है वो अलग अलग तरीके की रियासतें
आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो दो चीजें थी, एक तो आपको ब्रिटिश भारत देखने को मिल रहा है और दूसरा जो है वो आपको रियासतें जो है वो यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, रियासतें जो भी यहां पर थी उनको मैं यहां पर एक एरिया अभी यहां पर बनाऊंगा, जिसको मैं इस तरीके से रीजन यहां पर आपके साथ दिखाने वाला हूं। ठीक है, जो बचा वाला रीजन होगा वो ब्रिटिश भारत का रीजन आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसमें ये वाला जो पूरा रीजन हो गया, ठीक है, जो आपको ग्रीन कलर में यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला पूरा रीजन। ठीक है, उसके बाद ये इधर वाला जो रीजन है, ठीक है, ये रीजन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है और उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें भी अगर आप देखो तो यहां तक वाला जो रीजन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूं और ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन हो गया और उसके बाद ये यहां पर हमारा एक ये रीजन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये रीजन, ठीक है, जो ये आपको येलो में दिख रहे हैं पूरे के पूरे रीजन, ये वाले रीजन जो है, ये सारे के सारे रीजन कौन से थे, ये रियासतें थी, है ना। मतलब ऊपर जो पूरा का पूरा आपको ग्रीन रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है, जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ग्वालियर वाला आपको यहां पर रियासत देखने को मिल रही थी। ये वाला जो पर्टिकुलर जगह है यहां पर आप इसको कह सकते हो कि ये मध्य भारत वाला रीजन था। ठीक है, जहां पर रियासतें आपको देखने को मिलती थी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये भी आपको मध्य भारत वाला रीजन यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रियासतें यहां पर आपको देखने को मिल रही थी। उसके बाद ये वाला जो रीजन है इसको हम यहां पर पूर्वी रियासतों के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब पूर्वी रियासतें जो थी वो इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपको देखने को मिलेंगी। और उसके बाद ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है जो ब्रिटिशर्स के डायरेक्टली कंट्रोल में था, इसको हम यहां पर बरार के नाम से जानते हैं और ये जो रीजन है इसको हम यहां पर मध्य प्रांत के नाम से यहां पर जानते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको ये कह सकते हैं कि जब हमारा इंडिपेंडेंस हमको नहीं मिली थी उससे पहले अगर हम मध्य प्रदेश का स्वरूप देखेंगे, या जिसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से यहां पर जानते हैं, तो वो चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, बरार और मध्य भारत जो है इसमें ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली कंट्रोल था, लेकिन उसके आसपास के जो रीजन है जहां पर मैंने ये शेडेड वाला एरिया बनाया हुआ है, ये क्या थी, ये आपको रियासतें यहां पर देखने को मिलती थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि स्वतंत्रता के उपरांत, मतलब अगर हम बोले कि स्वतंत्रता के उपरांत मध्य प्रदेश का स्वरूप आपको किस तरीके से देखने को मिला, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं, मैप वगैरह पे भी मैं चीजें आपको दिखा दूंगा, तो आपको फिर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट यहां पर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें कि जैसे ही हमको इंडिपेंडेंस मिली तो आज के टाइम पीरियड पर जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके निर्माण के क्रम में कई तरीके के परिवर्तन आपको यहां पर देखने को मिले। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जो सर्वप्रथम सेंट्रल प्रोविंस था, ठीक है, जिसको हम मध्य प्रांत कहते हैं, एंड बरार। ठीक है, मतलब यहां पर आप इसमें से कुछ चीजें देखिए, मतलब हमने यहां पर क्या किया, हमने जो है वो पार्ट ए स्टेट, अभी फजल जो अली कमीशन था उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप यहां पर क्या देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या क्या कर रहे हैं कि इसमें हमने यहां पर जो सेंट्रल प्रोविंस है जिसको हम यहां पर मध्य प्रांत कहते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोविंस। फिर उसके बाद जो बरार वाला आपको रीजन यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हमने कुछ और चीजें ऐड करी, जैसे आप यहां पर ये कह सकते हैं कि इसमें हमने बघेलखंड वाला जो रीजन है, ठीक है, बघेलखंड, ठीक है, ये हो गया आपका बघेलखंड। ठीक है, फिर उसके बाद यहां पर हमने महाकौशल को ऐड किया। ठीक है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, महाकौशल वाला रीजन आ गया। फिर उसके बाद विदर्भ वाला जो रीजन है उसको हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ जो रीजन है उसको हमने यहां पर इंक्लूड किया। और उसके बाद फिर एक और जो यहां पर चीजें हैं जिसको हम यहां पर क्या कहते हैं, जिसको बोलते हैं दंडकारण्य। ठीक है, दंडकारण्य, ये सब क्या थी, ये सारी की सारी जो थी ये आपकी रियासतें थी, है ना। मतलब ये यहां पर अगर हम समझे तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये क्या है, ये रियासतें हैं जिनको यहां पर मिलकर हमने क्या किया कि एक जगह पर किया। जैसे अगर आप देखोगे तो ये सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है, ये पार्ट ए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इसमें बरार वाला रीजन हो गया, बघेलखंड वाला रीजन हो गया, महाकौशल हो गया, विदर्भ हो गया, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य रियासतें, इन सब चीजों को मिलाकर हमने क्या किया, उसको यहां पर पार्ट ए का जो दर्जा है वो यहां पर उसको प्रोवाइड किया। और इसकी जो राजधानी हमने यहां पर रखी, वो राजधानी हमने क्या रखी, इसकी राजधानी अगर आप देखोगे तो इसकी राजधानी हमने नागपुर रखी। तो याद रखिएगा, जो पार्ट ए वाला स्टेट आपको देखने को मिल रहा है
उसकी जो राजधानी हमने यहाँ पर रखी है वो क्या है, वो नागपुर आपको देखने को मिल रही है। मतलब ये जो पूरा का पूरा रीजन है पार्ट ए जहां पर लिखा हुआ है, ये चीज हमने यहां पर इंक्लूड करी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो मध्य भारत है, ठीक है, मतलब ये वाली जो रियासत है, ठीक है, अब हम पार्ट बी के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहां पर क्या बोला गया कि मध्य भारत, जैसे ये वाला जो रीजन था, देखो मैंने अपने इससे पहले वाला जो मैप था उसमें मैंने आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो मध्य भारत है, ठीक है, ये आपका एक मध्य भारत, और उसके बाद जो भी पश्चिमी रियासतें थी, है ना, जो वेस्टर्न साइड में आपको लोकेटेड यहां पर देखने को मिल रही हैं, इनको मिलाकर हमने यहां पर क्या किया, इनको मिलाकर हमने उसको पार्ट बी का जो दर्जा है वो यहां पर प्रोवाइड किया। और इसकी दो राजधानी थी, एक राजधानी जो है वो आपको इंदौर देखने को मिल रही है, और दूसरी राजधानी जो है ये ग्वालियर देखने को मिल रही है। मध्य प्रांत जो है हमारा, जिसको हम सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य जो रियासतें थी, इन सबको मिलाकर हमने पार्ट ए स्टेट का उसको दर्जा दिया और उसकी राजधानी हमने नागपुर बनाई। पार्ट बी में जो मध्य भारत वाला रीजन था और जो पश्चिमी रियासतें थी, उनको मिलाकर हमने पार्ट बी स्टेट का दर्जा दिया और इसकी दो राजधानी हमने निश्चित करी। एक राजधानी जो थी वो थी इंदौर, और दूसरी राजधानी जो थी वो आपको ग्वालियर यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये जो पार्ट सी वाला मध्य भारत है, ठीक है, ये जो पार्ट सी है इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम मध्य भारत बोलते हैं। और अगर हम इसको स्पेसिफिक अगर नाम यहां पर देंगे तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता था विंध्य प्रदेश के नाम से। ठीक है, तो विंध्य प्रदेश वाला जो रीजन हो गया, ठीक है, और उसके बाद उत्तर की रियासतें प्लस उत्तरी रियासतों को मिलाकर हमने यहां पर क्या कर दिया, उनको पार्ट सी स्टेट का जो दर्जा है वो यहां पर प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, कि भाई ये जो सारी की सारी चीजें होंगी वो किसके अंतर्गत यहां पर आएंगी, वो यहां पर पार्ट सी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। और इसकी राजधानी हमने यहां पर क्या डिक्लेयर करी, ये हमने डिक्लेयर करी कि भाई इसकी राजधानी रीवा यहां पर होगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम भोपाल के बारे में स्पेशली बात करें, ठीक है, भोपाल को इनमें से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो अभी तक मैंने यहां पर ग्रुपिंग बताई है उसके अलग रखा गया है, और भोपाल को एक स्वतंत्र प्रांत, ठीक है, मतलब यहां पर एक इंडिपेंडेंट जो प्रोविंस है वो यहां पर डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो ये एक स्वतंत्र प्रांत आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, और इसको जो हमने यहां पर दर्जा दिया, ठीक है, इसको भी हमने पार्ट सी स्टेट के रूप में ही यहां पर रखा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो पूरा का पूरा आपका मध्य प्रांत है, उसके साथ ही साथ बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, ये पूरे के पूरे जो रीजन है इनको मिलाकर हमने पार्ट ए स्टेट का दर्जा दिया। मध्य भारत का और जो पश्चिमी रियासतें हैं उनका जो पूरा रीजन है ये आपको पार्ट बी देखने को मिल रहा है। मध्य भारत का जो विंध्य प्रदेश है और जो उत्तरी रियासतें हैं इनको मिलाकर हमने उसको पार्ट सी का दर्जा दिया। उसकी राजधानी हमने यहां पर रीवा डिक्लेयर करी, और उसके बाद जो भोपाल है उसको एक स्वतंत्र प्रांत के रूप में हमने यहां पर स्टेब्लिश किया, और उसको भी हमने पार्ट सी के अंतर्गत यहां पर रखा है। ठीक है, तो भोपाल जो है वो पार्ट ए और बी में नहीं था, वो किस में था, उसको पार्ट सी जो स्टेट है उसके अंतर्गत यहां पर रखा गया था। ये जो पूरा का पूरा डिवीजन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो पूरा का पूरा डिवीजन है इसका बेसिस यहां पर क्या है, मतलब किस बेसिस पे ये डिवीजन यहां पर किया गया था, तो याद रखिएगा इसका जो बेसिस था वो था भौगोलिक, मतलब उनकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसके बेसिस पे यहां पर इसको आधार बनाकर हमने क्या किया है, इसका डिवीजन यहां पर किया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जो वर्गीकरण यहां पर किया गया था ये भाषागत या क्षेत्रीय आधार पर किया गया था क्या, तो भाषा के आधार पर भी नहीं किया गया था, और ना ही यहां पर क्षेत्रीय स्तर पर इसको किया गया था कि भाई क्षेत्र के अनुसार हम इसका डिवीजन यहां पर कर देते हैं। ये सब चीजें नहीं है, ये केवल भौगोलिक आधार को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, इसका पूरा का पूरा जो वर्गीकरण है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके से मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता के बाद जो है वो हमने के पूरा का पूरा डिवीजन यहां पर किया है। ठीक है, तो आई होप ये सारी की सारी जो मैंने यहां पर अभी तक आपको बातें बताई हैं ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम यहां पर जो कमीशन यहां पर बिठाया गया था, ठीक है, फजल अली कमीशन, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ठीक है, तो कौन से साल के बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है 1953 के बारे में। ठीक है, 1953 में यहां पर क्या हुआ कि फजल अली जो हैं वो उस पर्टिकुलर कमीशन के अध्यक्ष थे, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यहां पर कहते हैं। तो फजल अली जी जो थे वो यहां पर उस पर्टिकुलर कमीशन के यहां पर आपको अध्यक्ष देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, तो राज्य पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन आयोग जो है उसकी स्थापना यहां पर करी गई।
उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? उसके अध्यक्ष जो है यहां पर बनाए गए फजल अली साहब। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1953 में जो है वो यहां पर करी गई। उसके बाद इसमें आप ये कह सकते हैं कि इसके सदस्य कौन कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि याद रखिएगा आप, है ना। इसके जो सदस्य थे इनके साथ ये तो अध्यक्ष थे, लेकिन इसमें यहां पर क्या हुआ कि इसके सदस्य कौन कौन थे यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले जो इसके सदस्य आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, इनका नाम क्या था? इनका नाम था हृदयनाथ कुंजरू। ठीक है, हृदयनाथ कुंजरू हो गए। और उसके बाद फिर अगले जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे के.एम. पणिक्कर। ठीक है, के.एम. पणिक्कर। तो ये जो है ये 3 लोगों का जो कमीशन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसमें फजल अली जी अध्यक्ष हैं और 2 सदस्य आपको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं? एक मिल रहे हैं हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे हैं के.एम. पणिक्कर, जिनकी अध्यक्षता में यहां पर ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना यहां पर करी गई। और इनको बोला गया कि भाई स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने के लिए आप यहां पर बताइए कि किस तरीके से हम स्टेट्स को इन्होंने किस तरीके से बांटा जा सकता है। ठीक है, इन्होंने रिपोर्ट यहां पर कब सौंपी? 1953 में बनाया गया था। इनका रिपोर्ट सौंपने का जो यहां पर टाइम पीरियड था, ईयर था, वो था 1955। तो 1955 में यहां पर क्या किया गया? इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है वो यहां पर सबमिट कर दी और आयोग की अनुशंसा, ठीक है, मतलब इनकी जो यहां पर रिकमेंडेशन थी, है ना, जो ये कमीशन बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन पर यहां पर क्या हुआ कि कुछ चीजें आपको यहां पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो आयोग की रिकमेंडेशन, कमीशन की रिकमेंडेशन पर क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956, ठीक है, जो मैंने आपको मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बताया था, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश जो है यह आपको अस्तित्व में आता हुआ दिखाई दिया। मतलब मध्य प्रदेश जो है वो पूरी तरीके से यहां पर आपको स्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। तो इसकी रिकमेंडेशन कहां से आई थी? ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसकी रिकमेंडेशन पर इसको यहां पर बनाया गया। अब उसके बाद यहां पर क्या है कि कुछ चेंजेस यहां पर किए गए। मतलब इन्होंने क्या किया कि अपनी रिकमेंडेशन तो दी, है ना, लेकिन रिकमेंडेशन के बाद यहां पर क्या हुआ कि कुछ चेंजेस इन्होंने यहां पर रिकमेंड किए जो यहां पर आपको इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई दिए। अब वो चेंजेस इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किए थे उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे पहली बात यहां पर इन्होंने जो बताई वो ये बताई कि पार्ट ए स्टेट के, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं पार्ट ए। जो पार्ट ए स्टेट मैंने आपको अभी यहां पर बताया, तो पार्ट ए स्टेट के मराठी भाषी 8 जिलों को, ठीक है, ठीक है, मराठी भाषी जो 8 जिले थे जहां पर लोग यहां पर क्या कर रहे थे, मराठी भाषा जो है उन्होंने यहां पर बोलना स्टार्ट किया था या वहां पर वो लोग ज्यादा बोलते थे। तो पार्ट ए स्टेट के मराठी भाषी 8 जिलों को उन्होंने यहां पर क्या किया कि महाराष्ट्र राज्य को देकर शेष पार्ट ए को मध्य प्रदेश में मिला लिया। मतलब ये 8 जिले जो हैं ये किसको दे दिए गए? ये महाराष्ट्र को दे दिए गए। ठीक है, 8 जिले कौन कौन से हैं ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन यहां पर दी वो ये बोली कि पार्ट ए स्टेट जो है, जो पूरा का पूरा पार्ट ए आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ मराठी स्पीकिंग लोग वाला जो एरिया है वो भी देखने को मिल रहा है। तो उसमें से उन्होंने बोला कि 8 जिले जो हैं वो महाराष्ट्र को देना है और उसके बाद बाकी का जो पूरा का पूरा रीजन है वो किसमें रहेगा? वो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम इसमें कौन से 8 जिले हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। सो याद रखिएगा, बुल्ढाना, ठीक है, उसके बाद वर्धा, फिर उसके बाद भंडारा और उसके बाद फिर अमरावती। ठीक है, अमरावती, ये हो गए आपके 4। फिर उसके बाद अकोला, अकोला हो गया। उसके बाद फिर चांदा, फिर उसके बाद यवतमाल, यवतमाल, और फिर यहां पर हो गया नागपुर। मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो कि 1953 में बनाया गया, उसने ये बोला कि आपका जो पार्ट ए स्टेट है ना, इसमें से 8 मराठी भाषा वाले जो जिले हैं इनको हमको महाराष्ट्र को देना पड़ेगा और बाकी का जो भाग है वो मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर लीजिए। 8 जिले कौन कौन से? बुल्ढाना, वर्धा, भंडारा, अमरावती, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर, ये हमें महाराष्ट्र को यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरी इनकी रिकमेंडेशन यहां पर थी वो ये थी पार्ट बी स्टेट के लिए। ठीक है, ये होगा आपका पार्ट बी स्टेट। तो पार्ट बी स्टेट के लिए इनकी जो रिकमेंडेशन थी वो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने पार्ट बी स्टेट के लिए क्या बात करी। जब मैं पार्ट बी बोल रहा हूं तो आप देख सकते हैं मध्य भारत और जो यहां पर पश्चिमी रियासतें हैं उनके बारे में यहां पर बात हो रही है। ठीक है,
तो इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें कुछ चेंजेस किए और बाकी चीजें जो है वो मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर ली। जैसे पहली इसमें जो चेंज आपको देखने को मिलेगा, उसमें मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को, ठीक है, मंदसौर जो जिला है, ठीक है, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं पेपर में, इसलिए ये सारे पॉइंट मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। भानपुरे तहसील को का सुनील टप्पा, मतलब देखो मंदसौर जिले की भानपुर तहसील का सुनील टप्पा, ठीक है, एक जगह है सुनील टप्पा, ये किसको दे दिया गया, ये जो है ये आपको राजस्थान को दे दिया गया, है ना, कि ये जो पर्टिकुलर रीजन है भाई, ये हमें किसको देना पड़ेगा, ये राजस्थान को देना पड़ेगा। तो एक ये चेंज यहां पर किया गया, और दूसरा जो चेंज किया गया वो कोटा की सिरोंज जो तहसील है, कोटा की सिरोंज, ठीक है, इसको किसको दिया गया, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी विदिशा को यहां पर इसमें मिला दिया गया, ठीक है। मतलब पार्ट बी स्टेट को उन्होंने उसी तरीके से एक्सेप्ट किया, लेकिन इसमें दो मेजर चेंजेस हुए। पहला जो चेंज हुआ वो हुआ कि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का जो सुनील टप्पा था उसको यहां पर राजस्थान को दिया गया, और जो कोटा राजस्थान की यहां पर सिरोंज तहसील थी, है ना, उसको हमने यहां पर क्या किया, मध्य प्रदेश में मिला लिया, और विदिशा में उसको फाइनली जो है हमने यहां पर मर्ज कर लिया गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम पार्ट सी के बारे में बात करेंगे, तो पार्ट सी में कोई चेंजेस नहीं हुए, ठीक है, पार्ट सी जो है ज्यों का त्यों मिला लिया गया, ज्यों का त्यों ये मिला लिया गया, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको मध्य प्रदेश में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन यहां पर था उसकी रिकमेंडेशन क्या आई थी, उसके बेसिस पे मध्य प्रदेश में क्या क्या परिवर्तन किए गए, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस हैं, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, देखिए यहां पर एक चीज ये ध्यान रखना है, इस संपूर्ण प्रक्रिया जो पूरी की पूरी चीजें अभी यहां पर कंप्लीट हुई हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को, है ना, मध्य प्रदेश जो है वो यहां पर स्टेब्लिश हो गया, और इसकी जो कैपिटल यहां पर रखी गई, वो कैपिटल क्या थी भाई, उसकी कैपिटल राजधानी जो है ये यहां पर भोपाल रखी गई, है ना। ये पूरा का पूरा रिकमेंडेशन जो है इंप्लीमेंट करने के बाद फाइनली 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और भोपाल जो है वो इसकी राजधानी यहां पर रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पर ये ध्यान रखिएगा, उस टाइम पीरियड पर जब मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है, ये जो है उस टाइम पीरियड पर भोपाल जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रिक्ट नहीं था, ठीक है। जब भोपाल की राजधानी यहां पर रखी गई, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, तो ये एक स्वतंत्र जिला नहीं था, ये क्या था, ये जो भोपाल उस टाइम पीरियड पर था ये सीहोर की एक तहसील थी, है ना, सीहोर की तहसील थी। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। जब यहां पर भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था तो वो एक जिला नहीं था, वो सीहोर जो एक जिला आज के टाइम पीरियड पर हमको देखने को मिलेगा, उस टाइम पीरियड पर भोपाल जो है वो सीहोर की एक तहसील यहां पर हुआ करती थी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का यहां पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उस टाइम पीरियड पर हमारे राज्य में टोटल 8 संभाग हुआ करते थे, ठीक है, टोटल 8 संभाग थे जो आज 10 हैं, और उसके बाद 43 जिले आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 की हुई तो उस टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश में कितने संभाग और कितने जिले थे, तो मध्य प्रदेश में 8 संभाग और आपको 43 जिले यहां पर देखने को मिलेंगे। और उस टाइम पीरियड पर, एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पीरियड पर जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था, ठीक है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल अगर हम देखेंगे तो ये था 4,43,446 स्क्वायर किलोमीटर, या इसको आप किलोमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये टोटल एरिया उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, ठीक है, मतलब सबसे बड़ा जो राज्य यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो कौन सा था, वो आपको मध्य प्रदेश यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा कि जब यहां पर मध्य प्रदेश का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था उस टाइम पीरियड पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य था वो आपको मध्य प्रदेश यहां पर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद यहां पर मैंने आपको बताया ही था, है ना, कि अगर हम यहां पर बात करेंगे कि भारत जो मध्य प्रदेश है उसके पहले गवर्नर कौन थे, है ना, और उसके बाद पहले जो सीएम थे, तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा
बाकी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके जो पहले गवर्नर थे वो थे पट्टा भाई सीतारमैया, ठीक है, ये पहले गवर्नर आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद जो पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको रविशंकर शुक्ल यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, रविशंकर शुक्ल। जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई उसके बाद पहले गवर्नर और पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, ये आपसे दोनों पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी आपको थोड़ी सी होना जरूरी है, ठीक है। आई होप ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बेसिक वाली यहां पर बताई, जब स्टार्टिंग में चेंजेस नहीं हुए कुछ ज्यादा, जब स्टेब्लिशमेंट हुआ मध्य प्रदेश का, तो यहां पर कौन कौन से पॉइंट थे वो सारे मैंने यहां पर क्लियर कर दिए गए, ठीक है। अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि मध्य प्रदेश का जब गठन हो गया, इसके पश्चात भी समय समय पर इसमें परिवर्तन होते रहे, ठीक है। जैसे अगर बात करें अगली, तो 1972 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, 1972 में आपको दो जिलों का निर्माण हुआ, ठीक है। 1972 में जो है दो जिलों का यहां पर निर्माण आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले टोटल जिले कितने थे, 43 थे, दो और जिले यहां पर बन गए। कौन कौन से दो जिले बने, पहले यहां पर अगर हम बात करेंगे तो पहला जो है वो एक भोपाल को जिले का दर्जा यहां पर दिया गया, जो अभी तक सीहोर की एक तहसील हुआ करता था। और उसके बाद दूसरा जो जिला यहां पर बनाया गया वो बनाया गया राजनांदगांव, ठीक है। राजनांदगांव जो है उसके जो जिला है वो यहां पर बनाएंगे। तो ये दो जिले आपको देखने को मिले, और इन दोनों के बाद टोटल आप यहां पर ये कह सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 45 जिले आपको यहां पर होते हुए दिखाई दिए, ठीक है। ये 1972 में ये दो आपको स्टेब्लिशमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहां पर अगला जो ईयर इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए 1982। 1982 में क्या हुआ कि बी आर दवे, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है बी आर दवे। तो बी आर दवे जी की अध्यक्षता में, ठीक है, यहां पर कुछ परिवर्तन अब आपको यहां पर होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, कि इनकी अध्यक्षता में क्या क्या चीजें चेंजेस हुई हैं वो अब मैं आपको बताऊंगा। सो 1982 में बी आर दवे जी की अध्यक्षता में एक जिला पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, ठीक है। मतलब आप यहां पर क्या है कि जिले को किस तरीके से यहां पर हम चेंजेस कर सकते हैं, तो जिला पुनर्गठन आयोग, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहां पर आपको फजल अली कमीशन के बारे में बताया था तो वो राज्य पुनर्गठन आयोग था, लेकिन यहां पर बी आर दवे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग जो है उसकी स्थापना यहां पर करी गई, ठीक है। और यहां पर यह देखने को मिल रहा है कि मतलब आप ये कह सकते हैं कि अब कुछ जिले में परिवर्तन होंगे, ये सब चीजें हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि इस पर्टिकुलर जो यहां पर आयोग बनाया गया बी आर दवे जी की अध्यक्षता में, इसने यहां पर क्या किया, इसने कुछ रिकमेंडेशन यहां पर दी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इनकी रिकमेंडेशन पर दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने, ठीक है, उस टाइम पीरियड पर जब ये रिकमेंडेशन यहां पर दी गई, तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं वो हमारे जो है चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पर। तो दिग्विजय सरकार ने यहां पर क्या किया कि कुछ चीजें जो हैं वो इंप्लीमेंट करने के बारे में सोचा, है ना, कि 10 नए जिले बनाने का निर्णय लिया, 10 नए जिले बनाने का निर्णय यहां पर लिया गया, ठीक है, कि भाई हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम जो है 10 नए जिले यहां पर बनाएंगे, ठीक है। मतलब ये किसकी रिकमेंडेशन थी, ये बी आर दवे जी की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग जो है उसने रिकमेंड किया कि यहां पर कुछ नए जिले बनाने चाहिए। और दिग्विजय सरकार ने, जो दिग्विजय सिंह जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पर, उन्होंने निर्णय लिया कि हम 10 नए जिले यहां पर बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर क्या हुआ कि कुछ चीजें जो है वो आप ये कह सकते हैं कि क्षेत्रीय विवाद वगैरह उत्पन्न होते रहे, है ना। मतलब इसके बाद आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अब उनके एरिया को तोड़कर आप नए चीजें यहां पर बनाओगे तो ऑब्वियसली यहां पर क्षेत्रीय विवाद जो है वो उत्पन्न हो गई। तो यहां पर क्या हुआ कि क्षेत्रीय विवाद आपको देखने को मिले। अब क्षेत्रीय विवाद होने के कारण फिर क्या हुआ, 1998 में, अभी ये सब चीजें 1982 के बाद हो रही है, ठीक है, यहां पर एक और कमेटी आपको देखने को मिलेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंहदेव कमेटी, ठीक है। ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है केवल वही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बस एक क्रोनोलॉजी में आप यहां पर याद कर लेना, ठीक है। तो सिंहदेव कमेटी बनाई गई और इसने यहां पर क्या बोला कि 6 नए जिले यहां पर बनने चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, 1972 में 2 जिले बन गए, टोटल 45 जिले हो गए, ठीक है। बी आर दवे जी की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, दिग्विजय सरकार ने डिसाइड किया कि 10 नए जिले का हम यहां पर बनाने का निर्णय लेते हैं।
लेकिन क्षेत्रीय विवाद यहाँ पर उत्पन्न होने लग गए, जिसकी वजह से 1998 में सिंहदेव कमेटी की स्थापना करी गई। उसने अपनी रिकमेंडेशन यहाँ पर दी और यहाँ पर क्या हुआ, उसने बोला कि 6 नए जिले यहाँ पर बनाने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये कह सकते हैं कि 1998 में मतलब ये 10 नए जिले तो बने ही थे, है ना, 10 नए जिले बने थे और फिर ये 6 नए जिले बन गए। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि 1998 में टोटल 16 नए जिले आपको बनते हुए दिखाई दिए। ठीक है, 1998 में 16 नए जिलों का निर्माण किया गया। ठीक है, नए जिलों का निर्माण किया गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम 42 पर हैं और 42 के बाद 16 और ऐड हो जाएंगे तो टोटल 61 जिले जो हैं वो यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर जो टोटल हमारे जिले हो गए, ठीक है, 1998 में ये कितने हो गए भाई, ये टोटल आपको 61 यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये 1998 की बात हो रही है। ठीक है, अब उसमें से आप ये चीज ये देख सकते हैं कि 1998 में 10 नए जिलों का गठन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के 4 नए जिले, ठीक है, आप यहां पर ये कह सकते हैं कि जो 10 नए जिले यहां पर बनाए गए, ठीक है, 10 जो नए जिले यहां पर बनाए गए, इसमें दो चीजें हैं। कुछ जिले जो हैं वो आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश में हैं और कुछ जो जिले हैं वो आज के टाइम पीरियड पर आपको छत्तीसगढ़ में यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। अगर हम मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में बात करेंगे तो ये कौन कौन से जिले थे, तो पहला जो है ये आपको बड़वानी में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो यहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें यहां पर अगला जो है वो आपको कटनी देखने को मिलेगा जो जबलपुर के पास है। ठीक है, उसके बाद अगला जो जिला है वो आपको श्योपुर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है श्योपुर। और उसके बाद अगला जो जिला यहां पर देखने को मिल रहा है ये है डिंडोरी। ठीक है, 1998 में टोटल यहां पर कितने हुए, 16 जिले बने। जो 10 नए जिले बनाए गए थे, क्योंकि अलग अलग रिकमेंडेशन है ना, यहां पर जो बी आर दवे जी की कमेटी थी उसने 10 नए जिले बनाने की बात करी थी। उन 10 नए जिलों में से बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी, ये जो जिले हैं ये कहां पर देखने को मिलेंगे, ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। और उसके बाद शेष 6 जिले जो हैं ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, शेष 6 जिले, अब वो कौन से हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके बारे में हम बात यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो 6 नए जिले यहां पर बनाए गए थे, ठीक है, जो यहां पर सिंहदेव कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसमें 6 नए जिलों की बात करी गई। अब इन 6 नए जिलों में अगर हम देखेंगे तो इसमें भी यहां पर क्या है कि दो चीजें थी, है ना, एक तो आपको मध्य प्रदेश में कुछ जिले आपको देखने को मिलेंगे और वर्तमान में कुछ जिले जो हैं ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां पर जैसे मध्य प्रदेश को 4 जिले मिले, इस पर्टिकुलर जगह पर आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश में आपको 3 जिले देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है वो आपको शेष 3 जिले यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 3 जिले जो मध्य प्रदेश को यहां पर मिले हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहला जो है वो आपको हरदा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो आपको नर्मदापुरम संभाग में लोकेटेड देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद उमरिया जो कि शहडोल संभाग में आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद फिर जो है नीमच। ठीक है, ये जो 3 जिले हैं ये आपको कहां पर देखने को मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में। तो अगर हम देखें तो 1998 में जो डेवलपमेंट यहां पर हुआ है जिससे 16 नए जिलों का निर्माण किया गया, उसमें से 10 नए जिले में से 4 जो है वो मध्य प्रदेश में आज देखने को मिलेंगे, बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए क्योंकि 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा हो गया, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया। और 6 जो नए जिले हैं उनमें से 3 मध्य प्रदेश को मिले और 3 आज के टाइम पीरियड पर आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर हम ये समझ सकते हैं कि टोटल अगर हम बात करें, है ना, टोटल अगर हम बात करेंगे तो 1998 में, ठीक है, ये तो डेवलपमेंट बाद में देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो टोटल आपको 61 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो मैंने आपको ये संभाग बताया ना, पहले 8 संभाग हुआ करते थे, अब इनमें जो यहां पर नंबर आपको देखने को मिलेगा तो ये संभाग जो है 1998 में टोटल आपको कितने मिल गए, ये 12 संभाग यहां पर होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो 1998 के एंडिंग तक मध्य प्रदेश में टोटल 61 जिले थे और 12 संभाग आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगली जो बात हम यहां पर करने वाले हैं उसमें हम सन 2000 की बात करेंगे। ठीक है, मतलब सन 2000 में कुछ एस्टेब्लिशमेंट यहां पर हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें चेंज हुई। तो सन 2000 में अगर हम देखें तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है उसको मध्य प्रदेश से यहां पर अलग किया गया और ये जो राज्य था ये कौन सा राज्य था, ये 26वां राज्य है जो हमारे देश में हमको देखने को मिला,
उसका नाम क्या था? छत्तीसगढ़। ठीक है, और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है, जो आज के टाइम पीरियड पर मध्य प्रदेश हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये कब से निकलकर सामने आया? ये 1 नवंबर 2000 से वर्तमान स्वरूप आपको देखने को मिल रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अभी जो हमारे पास जिले थे, ठीक है, वो कितने थे? 61 थे। 61 में से 16 माइनस कर देते हैं तो कितने जिले मिले? अब बच गए टोटल आपके 45 जिले मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो 16 थे ये कहां चले गए? ये आपको छत्तीसगढ़ में जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना एरिया जो है, ठीक है, मध्य प्रदेश का वो छत्तीसगढ़ में जाता हुआ दिखाई दिया, कि टोटल जो है वो हमारा 16 जो जिले थे वो छत्तीसगढ़ में जाते हुए दिखाई दिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ? अब आप यहां पर ये देख सकते हैं कि 16 जिले जो हैं वो मध्य प्रदेश में चले गए, तो 45 जिले बचे। और उसके बाद यहां पर एक बात और ध्यान रखना कि हमारे जो 12 संभाग थे उसमें से केवल अब 9 संभाग हमारे पास यहां पर रह गए। पहले 12 संभाग हो गए थे 1998 में, लेकिन 2000 सन में क्या हुआ कि टोटल जो है वो 9 संभाग ही हमको यहां पर देखने को मिले। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वर्तमान जो क्षेत्रफल है, पहले वाले क्षेत्रफल के बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं। ठीक है, कि पहले जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था वो यहां पर कितना था, तो वर्तमान क्षेत्रफल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये आपको 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, इतना जो एरिया है वो मध्य प्रदेश का आज के टाइम पीरियड पर देखने को मिलेगा। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य है ये, है ना, दूसरा सबसे बड़ा राज्य, क्योंकि पहला कौन सा हो गया? आप पहला जो है वो आपको राजस्थान यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये भी ध्यान रख लेना आप कि फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट जो है एरिया वाइज आपको राजस्थान यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद विभाजन के समय, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, विभाजन के समय, ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, विभाजन के समय अगर हम बात करेंगे तो हमारे गवर्नर कौन थे? ठीक है, गवर्नर कौन थे और चीफ मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। तो अगर हम यहां पर राज्यपाल के बारे में बात करेंगे तो राज्यपाल जो थे हमारे, विभाजन जब हुआ था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, तो भाई महावीर जो थे वो गवर्नर थे। और अगर हम यहाँ पर सीएम के बारे में बात करेंगे तो वो कौन थे भाई? वो आपको दिग्विजय सिंह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई महावीर जो है ये गवर्नर थे और सीएम साहब कौन थे? सीएम साहब आपको दिग्विजय सिंह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना जरूरी है। अब उसके बाद अगर मैं यहां पर आपसे छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर लूं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की भी कुछ चीजें आपको पता होना जरूरी है ना, क्योंकि वो हमसे ही निकलकर छत्तीसगढ़ यहां पर बना है। तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो पहले गवर्नर थे वो कौन है? तो छत्तीसगढ़ के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के पहले गवर्नर थे। अगर मैं बात करूं कि पहले छत्तीसगढ़ के सीएम कौन थे, तो छत्तीसगढ़ के पहले सीएम जो थे उनका नाम था अजीत जोगी। ठीक है, अजीत जोगी जो हैं ये छत्तीसगढ़ के पहले चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होना जरूरी है। अब उसके बाद यहां पर क्या हुआ, ये तो 2000 में हुआ चीजें, फिर उसके बाद इसी तरीके की देखने को मिली कि 45 जिले बचे हमारे पास और 9 संभाग यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद अगली बात जो हम यहां पर करेंगे उसमें हम यहां पर पहुंच गए हैं 15 अगस्त 2003। ठीक है, अगला जो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा वो आपको 15 अगस्त 2003 में यहां पर आपको देखने को मिलने वाला है। 15 अगस्त 2003 में क्या डेवलपमेंट यहां पर हुआ कि यहां पर ना बोझ समिति बनाई गई। ठीक है, जैसे अलग अलग समितियां यहां पर बन रही हैं, उसी पर क्या हुआ कि बोझ समिति जो है वो आपको देखने को मिली। बोझ समिति की सिफारिश के आधार पर 3 नए जिले बनाए गए। ठीक है, 3 नए जिले, कि भाई बोझ समिति ने बोला कि अभी भी यहां पर क्या है कि नए जिलों की जरूरत है, तो 3 नए जिले जो यहां पर बनाए गए वो कौन कौन से बनाए गए? पहला बनाया गया अशोकनगर। ठीक है, ये अशोकनगर, अशोकनगर को किससे निकालकर बनाया गया? अशोकनगर जो था इसको गुना से निकालकर बनाया गया। ठीक है, ये पहला था। फिर दूसरे के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा बुरहानपुर। ठीक है, ये हो गया आपका बुरहानपुर। बुरहानपुर को किससे अलग करके बनाया गया? ये बनाया गया खंडवा से।
ठीक है। उसके बाद जो तीसरा यहां पर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको अनूपपुर। ठीक है, ये हो गया आपका अनूपपुर। और अनूपपुर को किससे अलग किया गया? ये किया गया शहडोल से। ठीक है, तो 2003 में बोर्ड समिति ने रिकमेंड किया कि 3 नए जिले हमको यहां पर बनाना है। ठीक है, तो 3 नए जिले कौन कौन से बने? अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर। अशोकनगर निकला गुना से, बुरहानपुर निकला खंडवा से और अनूपपुर निकला आपका शहडोल से। और ये 3 नए जिले आपको देखने को यहां पर मिले। अब यहां पर टोटल जो जिले हो गए हैं हमारे, ठीक है, पहले कितने थे? पहले थे 45, अब यहां पर हो गए आपके 48। तो नए जिले जो जुड़ गए उसकी वजह से यहां पर क्या हुआ कि टोटल जिले हमारे कितने हो गए? अब यहां पर 48 आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पर अगली जो डेट इंपॉर्टेंट है वो है 17 मई 2008। 2003 के बाद जो अगले चेंजेस यहां पर आपको देखने को मिले ये 2008 में देखने को मिले। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर झाबुआ, ठीक है, झाबुआ से किसको अलग किया गया? यहां पर अलग किया गया अलीराजपुर। ठीक है, झाबुआ से अलीराजपुर को यहां पर अलग कर दिया गया। और अलीराजपुर जो है ये कौन से नंबर का बन गया? ये 49th नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर आपको देखने को मिला। फिर उसके बाद अगली बात अगर हम करेंगे तो यहां पर क्या है कि 24 मई है ना, ये 17 मई को था, है ना। कभी कभी एमपीपीएससी एग्जामिनेशन में ना डेट वगैरह भी पूछ ली जाती है। 24 मई 2008 को अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हुआ? सीधी जिला था एक, है ना, अभी भी है। और उसके बाद सीधी से यहां पर क्या किया गया? जो सिंगरौली है, ठीक है, उसको यहां पर पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। तो ये कौन से नंबर का है? ये 50th डिस्ट्रिक्ट, मतलब 50वें नंबर का जो जिला है वो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ? 14 जून 2008, ठीक है, 2008 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। 14 जून 2008 को अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हुआ कि शहडोल संभाग जो है, ठीक है, जो कि पॉपुलेशन के बेसिस पे और एरिया के बेसिस पे सबसे छोटा संभाग है, तो शहडोल संभाग का गठन जो है वो यहां पर 2008 में किया गया। ठीक है, एक ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो अब अगर हम देखें इतने डेवलपमेंट के बाद टोटल अगर यहां पर जिले देखेंगे तो वो कितने हो गए? टोटल आपको 50 जिले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। व अगर हम संभाग के बारे में बात करेंगे तो संभाग कितने हो गए? 10 संभाग आपके यहां पर पूरे होते हुए दिखाई दिए। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले यहां पर चीजें बताई थी। अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि ये 45 जिले और 9 संभाग थे। ठीक है, फिर 48 जिले हो गए, फिर 2 और ऐड हो गए, तो टोटल आपको 50 जिले व 10 संभाग यहां पर कंप्लीट होते हुए आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिले। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो डेवलपमेंट होता है वो होता है 16 अगस्त 2013 को। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को क्या डेवलपमेंट हुआ भाई? 16 अगस्त 2013 को अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या है? एक नया जिला आपको देखने को मिला। ठीक है, तो यहां पर जो नया जिला है वो कहां से निकला? वो आपको शाजापुर से देखने को मिला। ठीक है, शाजापुर से एक नया जिला यहां पर मिला जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको बोलते हैं आगर मालवा। ठीक है, आगर मालवा कहां से पृथक किया गया? ये क्वेश्चन भी आपसे यहां पर पूछा जा सकता है। तो 51st जो जिला है वो आपको आगर मालवा यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अगला जो बात अगर हम यहां पर करेंगे तो फिर यहां पर ना एक और डेवलपमेंट यहां पर होता है। जैसे अगर हम इसको देखें तो यहां पर जो अगला पॉइंट है हमारा छिंदवाड़ा, जैसे 11वां संभाग अगर हम देखेंगे, ठीक है, 11वां संभाग, तो 11वां संभाग जो था वो यहां पर कौन सा बना? वो आपको बना छिंदवाड़ा। ठीक है, छिंदवाड़ा जो था वो हमारा 11वां संभाग था जो यहां पर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद अगली बात अगर हम करेंगे तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि हमारा एक और डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, जिसमें यहां पर क्या हुआ कि टीकमगढ़ जो जिला है, ठीक है, टीकमगढ़ जो आपका जिला है उससे हमने क्या किया? उससे हमने एक इंपॉर्टेंट जगह है जिसको हम बोलते हैं निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी जो जिला है ये हमारा 52nd नंबर का डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहां पर आपको बनता हुआ दिखाई दिया, है ना। तो ये चीजें जो है ये अब आपको देखने को मिल रही है। और आज के टाइम पीरियड पर हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले व 10 संभाग आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसमें मैंने यहां पर एक गड़बड़ ये कर दी कि 52 जिले और 10 संभाग, ये तो मैंने आपको सही बनाया, लेकिन ना यहां पर ये छिंदवाड़ा जो है ये प्रस्तावित है अभी, है ना, ये प्रस्तावित है, इसको भी बनाया नहीं गया है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक यहां पर
जल्दी जल्दी में मैंने बोल दिया कि 11वां संभाग बन गया, लेकिन अभी जो है ये प्रस्तावित है, इसकी मांग चल रही है कि इसको बनाया जाए, लेकिन अभी बनाया नहीं गया। तो आज के टाइम पीरियड पर अगर हम देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश में 52 जिले और 10 संभाग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो सबसे लेटेस्ट वाला जो जिला यहाँ पर बनाया गया है ये क्या है भाई, ये आपको टीकमगढ़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उससे हमने निवाड़ी निकाला है। तो मतलब 52वां जो जिला है वो कौन सा है, वो निवाड़ी है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये टीकमगढ़ है, टीकमगढ़ का मैप देख सकते हो। यहां पर आपको ये निवाड़ी जो ऊपर वाला रीजन है ये यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जो निवाड़ी है वो एक नया यहाँ पर जो है वो जिला बन चुका है, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। इसी में आपको ओरछा वगैरह है ना, पृथ्वीपुर हो गया, पलेरा, जतारा, मोहनगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद खरगपुर, ठीक है, बलदेवगढ़। तो ये पूरा का पूरा जो है ये टीकमगढ़ से यहाँ पर निकला है। अब जो मैं आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट वाला हमारा जिला है, ठीक है, तो इसके बारे में आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब हम यहाँ पर ना थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो है ये निवाड़ी जिले के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है ये याद रखिएगा, ये 52वां जिला है हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एक नोट करवा देता हूं मैं ताकि आप चीजों को याद रखो। ये जो पर्टिकुलर जिला है ये अस्तित्व में कब आया, ये आया 1 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 2018 को ये जो है वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर अस्तित्व में देखने को मिला। अगर हम निवाड़ी जिले में बात करेंगे तो 2 विधानसभा सीटें हैं। ठीक है, 2 विधानसभा सीटें आपको निवाड़ी जिले में देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी ये 2 निवाड़ी जिले में हमारी सीटें, तो पहली जो है वो आपको निवाड़ी देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला जो है ये निवाड़ी हो गया, और दूसरा जो है वो यहाँ पर आपको पृथ्वीपुर जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 2 विधानसभा सीटें हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जिला मुख्यालय जो है वो आपका वही है ना, निवाड़ी है, जहां जो जिला है वही आपको देखने को मिलेगा। तो जिला मुख्यालय जो है ये कौन सा है, ये भी आपको यहाँ पर निवाड़ी देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम टोटल तहसील के बारे में बात करेंगे कि इस जिले में टोटल कितनी तहसीलें हैं, तो इसमें टोटल आपको कितनी तहसील देखने को मिलेगी, इसमें आपको 3 तहसीलें देखने को मिलेगी। ये 3 कौन कौन सी तहसीलें हैं, पहली बात तो एक तो आपका निवाड़ी हो गया, ठीक है, निवाड़ी हो गया, उसके बाद पृथ्वीपुर हो गया, ठीक है, पृथ्वीपुर, और एक जो है ये आपको यहाँ पर ओरछा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये 3 तहसीलें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगली जो बात है यहाँ पर, तो इसमें आपको जनपद पंचायत, ठीक है, जनपद पंचायत, तो जनपद पंचायत जो निवाड़ी है उसमें आपको 2 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कौन कौन सी, एक तो है निवाड़ी और एक है पृथ्वीपुर। एक है आपका निवाड़ी और एक जो है ये आपका यहाँ पर पृथ्वीपुर जो है ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसकी 2 जनपद पंचायत देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विकास खंड, ठीक है, जो मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा तो उसमें इस तरीके की बातें हुई हैं, है ना। विकास खंड जो है ये भी 2 हैं, और ये कौन कौन से हैं, एक तो आपको निवाड़ी देखने को मिल रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है ये आपको पृथ्वीपुर देखने को मिल रहा है। तो ये सारे विकास खंड है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि निवाड़ी है, ठीक है, तो निवाड़ी कौन कौन से जिलों से और किस तरीके से घिरा हुआ है। ठीक है, तो निवाड़ी जो है आप ये समझ सकते हैं इसको, 3 ओर से उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है, 3 ओर से यूपी से लगा है। ठीक है, मतलब 3 ओर से इसको यूपी ने घेर के रखा हुआ है, क्योंकि यूपी पास में ही है ना। और उसके बाद यहां पर ये कह सकते हैं कि इसके साउथ में, ठीक है, सदर्न साइड से दक्षिण में जो है वो टीकमगढ़ ने इसके साथ अपनी सीमा यहां पर बनाई हुई है। ठीक है, तो दक्षिण में टीकमगढ़ जो है उसके साथ इसकी सीमा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब उसके बाद निवाड़ी जो है ये कौन से संभाग में आता है, ये सागर संभाग में आता है ना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो ये सागर संभाग में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद सागर संभाग जो है इसमें टोटल आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। ठीक है, निवाड़ी के ऐड होने के बाद सागर संभाग में टोटल 6 जिले आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका एरिया जानेंगे कि निवाड़ी का जो टोटल एरिया है ना, उसका कितना है, तो वो है आपका 1318 किलोमीटर स्क्वायर, करीब 1318 किलोमीटर स्क्वायर का है। और आप यहां पर ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला एरिया वाइज। ठीक है, मतलब कौन से जिले का सबसे कम एरिया है, ठीक है, तो वो आपको निवाड़ी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, मध्य जनसंख्या के बारे में अगर हम बात करेंगे,
जनसंख्या वाइज भी अगर हम इसको देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला, मतलब यहां पर क्या है भाई, यहां पर जो है वो आपकी पॉपुलेशन भी सबसे कम है और इसका एरिया भी जो है वो आपको सबसे कम यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन दोनों को आपको यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर बात करेंगे हम इसके प्रथम कलेक्टर के बारे में, ठीक है, कि जो निवाड़ी है उसके प्रथम जो कलेक्टर हैं वो यहां पर कौन है, तो इनके जो प्रथम कलेक्टर थे इनका नाम था अक्षय कुमार सिंह। अक्षय कुमार सिंह, क्योंकि नया जिला है ना, तो उसके बारे में जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद प्रथम पुलिस अधीक्षक, प्रथम पुलिस अधीक्षक, ठीक है, तो इनके जो प्रथम पुलिस अधीक्षक थे उनका नाम क्या है, उनका नाम है मुकेश कुमार श्रीवास्तव। मुकेश कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, ये हो गए इनके प्रथम पुलिस अधीक्षक। तो मैंने आपको ना जितनी भी बेसिक सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, जितना आपको पता होना चाहिए उन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी प्रोवाइड करी है। और मुझे लगता है कि अगर आप इतना पढ़ लोगे ना तो आप पेपर में आसानी से क्वेश्चन को कर लोगे, क्योंकि एमपीजीके जो है ना वो सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग रहता है ना, कि कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे याद, तो वो सब चीजें जो है वो आपको बहुत आसानी से यहाँ पर कवर होती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अब इसमें क्या इसके इफेक्ट क्या है ना, इसका प्रभाव क्या पड़ा, जो टीकमगढ़ हमने यहाँ पर क्या कर दिया, टीकमगढ़ से निवाड़ी को अलग कर दिया, तो अब इसके क्या प्रभाव पड़े हैं, टीकमगढ़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और खुद निवाड़ी के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए पहले क्या होता था कि टीकमगढ़ में ना केवल एक ही औद्योगिक क्षेत्र था। ठीक है, टीकमगढ़ में जो है वो केवल एक ही औद्योगिक क्षेत्र था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था प्रतापपुरा। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र वो कौन सा था, वो था प्रतापपुरा, एकमात्र था ये। ठीक है, पहले ये टीकमगढ़ में था, लेकिन अब ये जो प्रतापपुरा है ये कहां चला गया, ये चला गया निवाड़ी जिले में, है ना, निवाड़ी जिले में। तो अब जैसे मान लीजिए कि अगर इस तरीके से, ठीक है, एकमात्र जो यहाँ पर एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र जो था इनका, है ना, अगर वो किसी दूसरे जिले में चले जाएंगे तो राजस्व को जो इनके हैं उनको बहुत नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पर देखो तो ओरछा जो है ना, ओरछा एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, ओरछा जो है वो एक पर्यटन स्थल है, तो पर्यटन स्थल भी अब कहां चला गया भाई, ठीक है, ये भी जो है वो निवाड़ी जिले में चला गया। ठीक है, ये कहां चला गया, ये भी आपको निवाड़ी जिले में जाता हुआ दिखाई दिया, तो इसकी वजह से भी राजस्व जो है उसको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर पहुंचती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखेंगे तो वहां पर क्या है, ओरछा में राजा राम मंदिर है। ठीक है, ओरछा में राजा राम मंदिर है। ठीक है, उसके बाद जहांगीर महल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जहांगीर महल ये सब आपको ओरछा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजा राम मंदिर कहां पर है, मामा हरदौल का मंदिर, मामा हरदौल का मंदिर। ठीक है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये भी अब आपको कहां पर देखने को मिलेगी, ये जो है ये भी आपको निवाड़ी में ही देखने को मिलेगी। पहले ये सब टीकमगढ़ का पार्ट था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो कहां पर है, वो आपको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद एक और डेट आप याद रखिएगा, 19 सितंबर 2018। ठीक है, 19 सितंबर 2018 को यहां पर क्या है कि मध्य प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशन करके, ठीक है, राजपत्र में प्रकाशन करके जिला बनाया गया, प्रकाशन करके जिला बनाया। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि एमपीपीएससी में ना डेट वगैरह बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और वो एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके मध्य प्रदेश के गठन के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश का पूरा जो गठन है वो कैसे हुआ, है ना, कब कौन से जिले यहाँ पर बनाए गए, कब कौन सा संभाग यहाँ पर बनाया गया, तो ये सब चीजें मैंने यहाँ पर इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करी है। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी पीडीएफ आप डिफेंस मास्टर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मिल जाएगी आपको पीडीएफ। तो डिफेंस मास्टर आप सर्च करिएगा टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा। ठीक है,
तो वहां पर मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक मुझे जरूर देकर जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग, लगे रहो एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।